अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ बेसिकली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर। आपके पास फर्स्ट वन जो एमसीक्यूज़ है वो ये है, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर। मोल्टन कॉपर यानी कॉपर मेटल और जिंक मेटल को आपस में मिक्स कर रहे हैं, दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस। तो इन दोनों को मिलाने से एक नई सब्सटेंस बन रही है, वो ब्रास है। तो मेटल्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं। प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कॉपर एंड जिंक। मेटल मेटल जब आपस में मिक्सअप होंगे या मेटल मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से होता है। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। तो ये जो होगा बॉन्ड ये होगा मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, आगे है, which element is capable of forming all the three type of bond, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड आयनिक। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें तमाम तीनों बॉन्ड्स बन सकते हैं? अब कार्बन जैसे नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल्स मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अब आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ना मेटल का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड मैग्नीशियम इन तीनों में मेटल है, तो मैग्नीशियम जो है तीनों टाइप के बॉन्ड बना लेगी। आगे है, वाई इज़ वाटर अ लिक्विड वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ गैस। वाटर एक लिक्विड होता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होता है। ये ऐसा क्यों होता है? आपको पता है वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो वाटर इस वजह से लिक्विड पाया जाता है। जबकि और स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वो लिक्विड स्टेट में, हमें पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनमें कोई ख़ास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। फिर लिक्विड में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और सॉलिड में तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में होती है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो ये जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड नहीं होता, इस वजह से ये जो है गैस फॉर्म में पाया जाता है। बिकॉज इन वाटर, अब आगे एमसीक्यूज क्या दिया हुआ है, बिकॉज इन वाटर, वाटर में क्या, द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है सल्फर से, तब क्या वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में नहीं है? तो नहीं है, बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट मॉलिक्यूल्स, और इसके मॉलिक्यूल्स में बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, इस वजह से हाँ, तो ये ऑप्शन बी इसका बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज एक्सेप्टेड टू बी वीकेस्ट। इन सब में से वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? कार्बन कार्बन का, क्लोरीन क्लोरीन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, या फ्लोरीन फ्लोरीन का। बच्चे अगर मैं बात करूँ ना, इन सब में स्मॉलेस्ट साइज़ जो है एटम का वो फ्लोरीन का है। और एटम का साइज़ छोटा हो तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बढ़ती जाती है, यानी जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग प्रॉपरली नहीं होती। तो अगर ओवरलैपिंग प्रॉपर ना हो तो वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीकेस्ट होता है। तो इसमें जो फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। उसके बाद है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट हम कहते हैं जैसे ग्रीस ऑयल वगैरह होता है ना, अब चीज़ों को ऑयल करने के लिए या उसकी फ्रिक्शन ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, वो लुब्रिकेंट कहलाते हैं। अब कोल जो है ये तो कोयला हो गया, इसको तो हम लुब्रिकेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल करते। डायमंड आपको पता है ये भी लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट भी नहीं, जबकि चारकोल जो है वो क्या लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। कीपिंग इन व्यू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को देखिए, इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन सब में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अभी ऊपर हम डिस्कस करते आ रहे थे कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है। जिस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाएगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट भी रखेगा। तो वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई नहीं हो सकता। अमोनिया भी एक गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर दो लिक्विड बचते हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन पे भी वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट होता है। विच मेटल हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो टॉप से बॉटम सबसे बात करूँ लिथियम की, इसका ये ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट होता है। इसका साइज़ सबसे छोटा है, उससे बड़ा सोडियम का साइज़, उससे बड़ा पोटाशियम का, और उससे बड़ा रुबिडियम का। तो ये जो लास्ट है टॉप से बॉटम ना मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, तो ये रुबिडियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे कम होगा। विच आयनिक कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? तो
नेक्स्ट हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड एंड रुबिडियम क्लोराइड। इन सब में से जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है। तो इसका ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हमने पीछे भी पढ़ा है चैप्टर में, 801 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पोटाशियम क्लोराइड का 770 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पोटाशियम का 770 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लिथियम का 605 डिग्री सेल्सियस है। और जो रुबिडियम क्लोराइड है इसका 710 है। तो ये जो 801 सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है। विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, इनमें से किन कंपाउंड के अंदर आयनिक भी बॉन्ड होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। तो आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। तो यहाँ पे देख लें, मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है वो मेटल और नॉन मेटल है। अमोनियम क्लोराइड ये तो नॉन मेटल्स के दरमियान ही है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर ही आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी सबसे पहले इथेन दिया हुआ है, इथेन CH4, ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मिथेन के सॉरी इथेन जो है वो अल्केन का सेकंड मेंबर है, मिथेन अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। तो इथाइलिन के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड पाया जाता है। इथाइलिन का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है C2H4, यानी 2 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्डेड अटैच होते हैं और उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। तो इनमें से इथाइलिन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली। किस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से लूज़ कर देते हैं, निकाल देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, और कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली गेन करते हैं। ठीक है, आपके पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो आपसे पूछ रहा है किस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करते हैं और किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा मेटल एलिमेंट्स। मेटल मेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज़ कर देते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट ऑन द, सेम आ रहा है सही। present on the left side of periodic table lose their electron easily, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। एग्जाम्पल में मैं किसी भी मेटल एलिमेंट को लिख दूंगी, जैसे कि सोडियम एलिमेंट है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, ये मेटल एलिमेंट्स हैं और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जबकि जो गेन करते हैं इसीलिए उनको हम कहते हैं नॉन मेटल एलिमेंट्स। नॉन मेटल एलिमेंट्स, और ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आसानी से गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं कह लूँगी, जैसे कि आप हेलोजेंस की एग्जांपल ले लें, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और ये होती भी क्या हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो ये आंसर नंबर 1 था आपका। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछता है कि वाई डू लोअर मॉलिक्यूलर मैस कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस, यानी कोवेलेंट कंपाउंड जिनके मैस लो हैं यानी कम होते हैं वो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, और लो बॉइलिंग लिक्विड या फिर लो बॉइलिंग लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी वो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते हैं। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ना उनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनकी वीक फोर्सेस होती हैं, इस वजह से वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं या लो बॉइलिंग लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 2 जो है
क्वेश्चन से ही आप स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लो मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड, यहाँ से स्टार्ट कर लें। कोवेलेंट कंपाउंड से नहीं बल्कि लो मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट, पाई जाती हैं एज गैसेस, गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, और लो बॉइलिंग लिक्विड्स, किस वजह से लो बॉइलिंग लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि इनके दरमियान वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज़ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन इट। हमने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स में पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे और अमॉर्फस सॉलिड थे। क्रिस्टलाइन में आपको बताया गया था डायमंड और ग्रेफाइट था। तो अब यहाँ पे बस एक डायमंड इज़ एन एलिमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, डायमंड जो है वो एग्जांपल हो सकती है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और उसके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आंसर डायमंड लिख के आगे सारा क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो जो है वो ये है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स देम मेलेबल एंड डक्टाइल। तो इसका आंसर ये बन सकता है, आपने पढ़ा है कि मेटल एटम्स जो आपस में अरेंज होते हैं ना, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी एक मेटल की रो, मेटल एटम्स की रो, उसके ऊपर दूसरी रो होती है, इस तरह से। ये आंसर नंबर 4 यहाँ पे अब मैं आपको बताने लगी हूँ। ये जैसे मैं कह लूँ, मेटल एटम्स में जो मेटालिक बॉन्ड होता है, ये सारे मेटल एटम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब कभी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ना, फॉर एग्जांपल मैं इस पर प्रेशर लगाती हूँ, ये आगे को क्या होगा, एक रो स्लिप कर जाएगी दूसरी रो के ऊपर से, ठीक है। तो ये यानी उन एटम्स के दरमियान की बॉन्डिंग आपस में ब्रेक नहीं होगी, बल्कि वो पूरी की पूरी रो स्लिप कर जाएगी। तो ये जब एक रो ऊपर से स्लिप कर जाती है, ये मेटल एटम्स रो स्लिप पास ईच अदर, सो इस वजह से मेटल्स मेलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। यहाँ पे दो टर्म्स आपसे पूछी गई हैं, एक तो पूछा गया है मेलेबल और एक पूछा गया है डक्टाइल, ठीक है। मेलेबल का मतलब होता है मेटल्स कैन बी चेंज इनटू शीट्स, यानी मेटल से शीट्स बनाई जा सकती हैं, और डक्टाइल का मतलब होता है मेटल से वायर्स बनाई जा सकती हैं। बिकॉज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, आपसे वो पूछता है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक्स देम मेलेबल एंड डक्टाइल। तो क्या है, बिकॉज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो, पास्ट ईच अदर, एटम्स जो होते हैं वो स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से, पास्ट ईच अदर, दिस यूनिक बिहेवियर, ये जो इनका ख़ास बिहेवियर है एटम्स का, मेटल एटम का बिहेवियर मेक्स मेटल मेलेबल एंड डक्टाइल। वो क्या बना देता है, मेटल्स को मेलेबल भी बना देता है, मेटल्स मलेबल एंड डक्टाइल। तो ये था आंसर नंबर 4, ठीक है। उसके बाद है इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो आप इसमें जस्ट इतना ही बता दो, यस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला फॉर नाइट्रिक एसिड। आंसर नंबर 6 है ये। नाइट्रिक एसिड का आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है HNO3। सबसे पहले तो आप डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, यानी इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 हो जाएगी। अब मैं अगर नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर देखूं तो इसका जो सेंट्रल एटम है ना, वो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप 5 इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं, डॉट से शो कर दें 1 2 3 4,
एंड 5, ये नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नाइट्रिक एसिड में 3 ऑक्सीजन एटम है। अब क्या लें, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अटैच है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे। ये जो एच होता है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है यहाँ, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन की आप क्रॉस से शो करते हैं, और ये ऑक्सीजन जब इसके साथ शेयर कर रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर शेयर हो जाएगा। अब तक अगर देखें तो आप ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 4 ये, 6। एक इलेक्ट्रॉन तो ये आ गया, ठीक है, 2 3, ठीक है, 3 आ गए, 4 5, ठीक हो गया। और ये 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दें, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से इसके भी 6 पूरे कर दें, 1 2 3 4 5 और 6। ये है नाइट्रिक एसिड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट ऐसे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें।